माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। बेसिकली फोर्थ वीडियो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी, क्या चल रहा था उस टाइम, क्या था उसके बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उसके बारे में। यहाँ पर दो सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है आपकी क्लास के अंदर। क्या है? पहला है डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब एक तो हैंडीक्राफ्ट्स की डिके हुई थी इंडिया के अंदर, और दूसरा क्या था? ब्लीक ग्रोथ था मॉडर्न इंडस्ट्री का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के। 4 पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, आइए फटाफट कवर करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ क्यों था। जब ब्रिटिश रूल आया नहीं था तब इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट की, उसकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए। लेकिन जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। क्यों किया गया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो थी उसकी वजह से, जिसमें क्या था, पहले इंडियंस जो थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का, लेकिन अब वो फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है हमारे पास, क्या? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कि क्या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, आपको मैंने बता रखा है वही सेम अभी जो मैंने बताया वही है। क्या कि ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में उसने कंसाइड किया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ब्रिटेन के अंदर। क्या कि ब्रिटिश को जो था रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स, उनके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और जो उन्होंने इंडिया को एज अ गुड सोर्स फाउंड किया था कि रॉ मटेरियल का, कि वाओ ये कितनी अच्छी कंट्री है, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है जो हमें चाहिए। और उन्होंने एक प्रोमिसाइजिंग मार्केट दी उसके फिनिश गुड्स के लिए। देयरफॉर अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो थी उसको चलाया गया, परस्यू किया गया, जिसमें एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया और इंपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर। जो वो इंपोर्ट कर रहा था वो तो टैक्स फ्री था, सॉरी एक्सपोर्ट जो था वो तो टैक्स फ्री था, लेकिन जो इंपोर्ट थे उन पे हैवी टैक्स लगाया गया। मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रिटिशर्स जो थे अपना राज जमाना चाहते थे हमारे ऊपर। इसी की वजह से जो था डीके हुआ था हैंडीक्राफ्ट का, और यही इसका एंड रिजल्ट निकल के आया। सेकेंड पॉइंट आता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली क्राउड्स। कोस्ट लिखा हुआ है, इसको कट करके क्राउड्स कर लीजिए। जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आया था तब हमारे पास नवाब्स होते थे, राजाज, प्रिंसेस ये होते थे। तो और एम्प्लॉयज जो थे वो यूज करते थे पैटर्नाइज को, हैंडीक्राफ्ट्स को, जिससे कि इंटरनेशनल रेपुटेशन बनती थी किसकी? हैंडीक्राफ्ट्स की। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया हमारे पास, ब्रिटिश रूल जब आया तो देयर वाज एंड ऑफ प्रिंसली क्राउड्स। यहाँ पर एंड था प्रिंसली क्राउड्स का, जो कि डिके लाया हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, क्या? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट्स का, मतलब ब्रिटेन जो था वो तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स बना रहा था, लेकिन इंडिया क्या बना रहा था? हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडमेड क्राफ्ट होता है वो बना रहा था, उनके प्रोडक्ट्स बना रहा था। लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स बन रहे थे इंडिया में, वो ब्रिटेन में सॉरी, वो बहुत ही कम कॉस्ट पर थे, बहुत ही कम कॉस्ट पर थे, और क्वालिटी वाइज और वेराइटी वाइज भी अच्छे थे, जो कि स्टिफ कंपटीशन यानी टक्कर की कंपटीशन दे रहे थे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को। कंपटीशन जो था उन्होंने फोर्स कर दिया था एक तरह से इंडियन क्राफ्ट्समैन को, जो मतलब वो क्राफ्ट कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स को, कि वो अपने एंटरप्राइजेस को यानी अपने बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दे। ये चाहते थे कौन? ब्रिटिशर्स, जिसने हमारी इंडिया का सत्यानाश किया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड ड्यू टू इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड मतलब कि हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स की इन्होंने तबाही कर दी और अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पर चर्चा करने लगे। मतलब ये अपना फायदा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना गुड्स को हमारी कंट्री के अंदर बेचे, हमारी कंट्री के अंदर उसकी रेपुटेशन बढ़ाई, सब कुछ किया और हैंडीक्राफ्ट्स का तबाही मचा दी। Due to impact of British culture, a new class emerged in India being was to be adopted in the Western style. ब्रिटिश कल्चर को जो इम्पैक्ट हुआ था ब्रिटिश कल्चर का,
इंडिया के अंदर अब जो हमारे कहते हैं ना कि स्वदेशी हटाओ और स्वदेशी अपनाओ और विदेशी ना अपनाओ, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा था, विदेशी अपना रहे थे और स्वदेशी छोड़ रहे थे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या था, पैटर्न और डिमांड के अंदर चेंज आया था इंडियन प्रोडक्ट्स के, और फेवर में हो गए थे इंडिया के लोग किसके अंदर, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जब एक अच्छा काम किया था ब्रिटिशर ने कि हमारी इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था इन्होंने, लेकिन उनका खुद का इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट था। मेन पर्पस क्या था उनका कि वो अपनी मार्केट को जितना जाए उतना बढ़ा सकते थे, जितना चाहते थे वो कि उतना बड़े, ये हमारे प्रोडक्ट्स बिके, लोग प्रोडक्ट पे पीपल को देते थे इंडिया के, जिससे क्या हुआ कि इंडियन प्रोडक्ट्स की श्रिंकिंग हो गई, मतलब वो कम हो गए, और जो हमारे ये ब्रिटिश गुड्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये फर्दर एक्सलेट हुआ प्रोसेस, और इससे क्या हुआ, डीके आया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, फिर आया सेकंड सिचुएशन, दैट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या आया है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यहाँ पर ब्लीक ग्रोथ थी जब ब्रिटिश राज चल रहा था, जो ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की वो सेकेंड हाफ सेंचुरी में शुरू हुई थी, वो भी 19th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में शुरू हुई थी, और वो बहुत स्लो थी। मतलब इंडिया के अंदर अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन जब ब्रिटिश रूल था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी और बहुत स्लो स्लो काम करती थी, जबकि अब तो बहुत तेजी से काम करती है। बात समझ में आ रही है मेरी? आगे चलते हैं। नो इनिशिएटिव वॉज एवर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियलाइज द इंडियन इकोनॉमी। कोई भी इनिशिएटिव नहीं बनाया गया था कि वो इंडस्ट्रियलाइज कर सके इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, कुछ फ्यू टेक्सटाइल मिल्स जो थी उनको एस्टेब्लिश किया गया था। क्या किया गया था, कुछ टेक्सटाइल मिल्स को एस्टेब्लिश किया गया था, और कुछ आयरन स्टील एंटरप्राइजेस हो गई, फ्यू सीमेंट एंड पेपर मिल्स को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है ना, दीज इंडस्ट्रीज वो इनको भी लिमिटेड स्टेट के अंदर जो है बनाया था विद द पार्टिसिपेशन, मतलब जो जो पार्टिसिपेट कर सकते, मतलब जिन एरियाज में उनकी मार्केट चल सकती है उसमें बनाया गया था उनको। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, रेलवेज दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, पावर जनरेशन करा गया था, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स किया गया था, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बनाए गए थे। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि यहाँ पर कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी। बात समझ में आई? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ, एंड बाय बाय एवरीवन।